हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में, जहां पर हम आज जानने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। और फॉरेन ट्रेड का एक पार्ट हमने कवर किया हुआ है। आइए फॉरेन ट्रेड के दूसरे पार्ट के बारे में कवर करें। एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन जो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देनी है वो मैं शेयर कर देता हूं, एंड देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और यही पूरे विश्व में ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को चालू करता था या लागू करता था। फाइनली गाट की जो फंक्शंस थे, गाट के फंक्शंस उतने इफेक्टिव ना रहने पर उरुग्वे राउंड की वार्ता हुई, और उरुग्वे राउंड की वार्ता होने के बाद या इस कॉन्फ्रेंस के होने के बाद फाइनली एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे माराकेश एग्रीमेंट कहा जाता है। और इस एग्रीमेंट के तहत स्थापना की गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, WTO। ये भी आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को, एंड इसके साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एक इंफॉर्मेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड हुआ करते थे रॉबर्टो एजेविडो, और रॉबर्टो एजेविडो ने अभी करंटली रिजाइन दे दिया है बिफोर द 1 ईयर ऑफ हिज कंप्लीशन ऑफ द टर्म। तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। काम है इसका कि पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से 195 में से 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और लगभग 22 कंट्रीज इसके ऑब्जर्वर स्टेटस में हैं। इन सभी कंट्रीज के बीच में ट्रेड को रेगुलेट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करना, सो दैट ट्रेड कैन बी रेगुलेटेड। और ट्रेड मतलब कि जिसे हम कह रहे हैं व्यापार को और बेहतर और सुगम बनाया जा सके। नाउ द थिंग इज कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 164 मेंबर कंट्रीज का एक एसोसिएशन है, और 195 कंट्रीज टोटल अभी जो वर्ल्ड में हैं उनमें से 22 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑब्जर्वर स्टेटस रखा हुआ है। ऑब्जर्वर का अर्थ होता है कि पॉलिसीज को देखना, पॉलिसीज में अपने सजेशंस को शामिल करना, और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह की रेगुलरिटी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दिखती है तो उसे फॉलो करना। नाउ ऑलमोस्ट सभी के सभी कंट्रीज जो कि आज विश्व में हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और लगभग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड या डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज सभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। यूं कहें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्था, विकसित देश एवं विकासशील देश, ये सभी के सभी आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, और WTO उनके ट्रेड रेगुलेशंस को पूरी तरीके से लागू करता है। अब आइए, सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों को हुई वो थी रिगार्डिंग दी फॉरेन एक्सचेंज। तो एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाए, फॉरेन एक्सचेंज को, एंड देन विल डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज को जब पढ़ना शुरू किया गया, फॉरेन एक्सचेंज में वी वर नॉट नोइंग अबाउट एनीथिंग। तो जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे या हम एक इंपीरियल स्टेट हुआ करते थे, उस समय पर ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन करते हुए हमारी लोकल करेंसी रुपी को फिक्स कर दिया। नाउ द थिंग इज कि इंडिया वॉज एन इंपीरियलिस्टिक स्टेट, एंड इंडिया की करेंसी रुपी को फिक्स कर दिया गया पाउंड स्टर्लिंग के साथ। इससे व्यापार करने में बड़ी कठिनाई होती थी अगर किसी भी तरीके का व्यापार करना है, और चूंकि भारत की करेंसी तो दूसरी देश की करेंसी के साथ लिंक्ड है, तो भारत कुछ और कर भी नहीं सकता था। फाइनली फिर क्या हुआ, इस इंपीरियल स्टेट के सिस्टम्स को देखा गया, उन्हें समझा गया, एंड ये बताया गया कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस को आप कैरी कर सकते हो। यानी कि अब देखिए, जब भी आप अपने देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज करते हो, इसे फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। सो करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, और ये एक मार्केट है जहां पर करेंसीज का ट्रेड होता है, या करेंसी के माध्यम से आप ये अंदाज़ा लगाते हो कि किसी देश की आर्थिक मजबूती कितनी ज़्यादा है या किसी देश की आर्थिक मजबूती कितनी कम है। नाउ द पॉइंट इज कि फॉरेन एक्सचेंज को हम समझेंगे कैसे।
या इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो शामिल किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले उनको समझ लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट्स को, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी और भी अलग चीज़ों के बारे में। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, या इसे ही फॉरेक्स सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम या फॉरेक्स सिस्टम बेसिकली ये करेंसी का करेंसी से एक्सचेंज सिस्टम है, और ऐसे 3 बार अलग अलग रूल्स को अडॉप्ट किया गया है भारत में। आइए उन तीनों रूल्स की बात करते हैं, एंड देन हम लोग समझेंगे कि भारत की करेंसी को ट्रेड करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम या फॉरेक्स सिस्टम, या जिसे हम लोग कहते हैं कि विदेशी मुद्रांतरण, इसमें हमारा जो सिस्टम था वो फिक्स्ड फॉरेक्स सिस्टम था। और फिर उसके बाद हमने अडॉप्ट किया फ्लोटिंग फॉरेक्स सिस्टम, और फाइनली फिर आगे चल करके हमने अडॉप्ट किया मैनेज्ड फॉरेक्स सिस्टम। अब देखें, फिक्स्ड फॉरेक्स सिस्टम, फ्लोटिंग फॉरेक्स सिस्टम एंड मैनेज्ड फॉरेक्स सिस्टम, ये कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जिसमें से फिक्स्ड फॉरेक्स सिस्टम में भारत की करेंसी को पूरी तरीके से ब्रिटेन की करेंसी के साथ लिंक कर दिया गया था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे पास फिक्स्ड फॉरेक्स सिस्टम, और आइए इस पॉइंट को अच्छे से समझें। इंडियन करेंसी थी रुपी, और रुपी को ले जा करके लिंक कर दिया गया था पाउंड स्टर्लिंग के साथ। पाउंड स्टर्लिंग वॉज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके की करेंसी थी ब्रिटेन की, जिनके हम उपनिवेश हुआ करते थे। एवं इस करेंसी के माध्यम से आप कभी भी दूसरे करेंसीज के साथ ट्रेड कर सकते थे। सपोज अगर मान लें कि इंडिया को अपना कोई भी प्रोडक्ट फ्रांस से मंगवाना है, तो फ्रांस में चलने वाली यूरो करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू सबसे पहले पाउंड के साथ देखी जाएगी, और इंडिया की रुपी की वैल्यू ऑलरेडी पाउंड के साथ फिक्स है। दैट वाज द प्रॉब्लम। अगर मान लें कि फ्रांस की कंट्री या यूरो की जो हालत है वो ज़्यादा मजबूत हुई और पाउंड की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई यूरो के सामने। मान लीजिए हम लोग यूके की बात कर रहे हैं और यूके में इन्फ्लेशन हो गया, तो इन्फ्लेशन लाइक सिचुएशन में यूनाइटेड किंगडम एक ऐसी कंडीशन पे है जहाँ पे अगर पहले इसके 10 पाउंड 1 यूरो के बराबर हुआ करते थे, तो अब 12 पाउंड 1 यूरो के बराबर होंगे। अब चूंकि हमारा रुपी तो ऑलरेडी पाउंड के साथ लिंक्ड है, तो हमें भी जो हम 12 पाउंड के बराबर 12 रुपए दे रहे थे, वो हमें 2 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे, बिकॉज 10 पाउंड के बराबर 1 यूरो था। हमारी कंट्री की करेंसी या हमारी कंट्री की हालत बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद दूसरी कंट्री में इन्फ्लेशन आया, दूसरी कंट्री के इन्फ्लेशन में उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाने से हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी। तो फिक्स्ड फॉरेक्स सिस्टम में ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पे आपको किसी दूसरे के ऊपर बेस्ड रहने में, अगर किसी भी तरह का इन्फ्लेशन सामने वाले के मार्केट में आया, दैट वुड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो भारत ने रुपी और पाउंड स्टर्लिंग, ये तो था ही लिंकेज, इस लिंकेज के बाद एक और लिंकेज बनाया आफ्टर दी इंडिपेंडेंस। 1948 में आज़ाद होने के बाद भारत ने इंडियन रुपी को ले जा करके फिक्स कर दिया यूएस के डॉलर के साथ, और यूएस डॉलर के साथ साथ गोल्ड के साथ भी फिक्स कर दिया। अच्छा, गोल्ड एक बेहतर तरीका था। आइए इसे भी समझें कि गोल्ड क्यों एक बेहतर तरीका था। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि फ्रांस है, और फ्रांस में एक यूरो की हम लोग बात करते हैं। लेट्स से कि फ्रांस में 50,000 यूरो दे करके अगर 1 किलो सोना आ जाता है, और इंडिया की हम बात करें कि इंडिया में अगर 50 लाख रुपए दे करके 1 किलो सोना आ जाता है, तो इट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि फ्रांस अगर व्यापार कर रहा है तो वो इंडिया से कहेगा कि आप हमें सीधे सीधे सोने की पेमेंट कर दीजिए, हमें 20 किलो सोना दे दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू जो भी इनका एक कन्वर्जन रेशियो होगा उस हिसाब से। तो सोने का ट्रेड तो फिर भी ठीक था, बट यूएस डॉलर के साथ लिंक करने में अगेन सेम प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि भारत को कहीं ना कहीं मसला फंसने लगा, और भारत को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी।
अब भारत ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से किया या भारत ने क्या क्या चीजें की, उन पर हम लोग फोकस करेंगे। गोल्ड के साथ व्यापार करने में प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहली बात, पायरेट्स अटैक बहुत ज़्यादा होते थे, और दूसरी बात यह है कि गोल्ड फिजिकल होता है, ये वर्चुअल नहीं होता, क्योंकि अगर फिजिकल है तो फिर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है जो कि किसी भी फिजिकल चीज़ के साथ इन्वॉल्व होता है। तो गोल्ड के साथ लिंक करना तो ठीक समझा गया, परंतु यूएस डॉलर के साथ लिंक करने में अगेन प्रॉब्लम थी कि अगर आपको फ्रांस के साथ ट्रेड करना है तो फिर आपको यहाँ पे यूएस डॉलर की हालत को यूरो के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा। आगे जब हम बढ़े, फिक्स्ड फॉरेक्स सिस्टम से थोड़ा सा आगे आए, तो हमने फ्लोटिंग फॉरेक्स सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब इस फ्लोटिंग फॉरेक्स सिस्टम को हमने किस तरीके से अडॉप्ट किया, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 1975 में हमने ले जा करके भारत की जो करेंसी है उस करेंसी को लिंक कर दिया, यानी रुपी को लिंक कर दिया हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बास्केट के साथ। नाउ व्हाट इज आईएमएफ बास्केट? आईएमएफ बास्केट में 6 तरीके से आप कोई भी अमाउंट को रख सकते हो। उसमें से पहला है कि आप यूएस के डॉलर में रख सकते हो, दूसरा है कि आप जापान के येन में रख सकते हो, तीसरा है कि आप उसे यूरो में रख सकते हो, चौथा है कि आप उसे पाउंड स्टर्लिंग में रख सकते हो, और पांचवा आपके पास ऑप्शन 2016 में आया जिसे कहा जाता है रेनमिनबी। रेनमिनबी वॉज एडेड टू द आईएमएफ बास्केट एज अ करेंसी इन 2016। तो ये 5 ऑप्शन है, और इन 5 ऑप्शन के अलावा देन अगला ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड गोल्ड। ये गोल्ड है। अब देखिए गोल्ड प्लस, तो कुल मिला के आईएमएफ बास्केट में आप 6 तरीकों से पैसे रख सकते हो। 5 है आपके पास फॉरेन करेंसी और 1 है आपके पास गोल्ड। फ्लोटिंग फॉरेक्स सिस्टम को हमने अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन हमारी समस्याएं पूरी रूप से खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमने डॉलर के साथ लिंक किया, येन के साथ लिंक किया, यूरो के साथ लिंक किया और पाउंड स्टर्लिंग के साथ लिंक किया। यानी हमने ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और यूरोप, इन चारों के साथ तो समस्याओं को हल कर लिया, परंतु हमारी समस्याएं तो बनी हुई रहीं। और जो हमारी बनी हुई समस्याएं थी वो किस तरीके से हल हुई, उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्लोटिंग फॉरेक्स में अगेन वही बात थी कि अगर इंडिया को जा करके साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड करना है, तो अगेन ये एक प्रॉब्लम थी कि इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ किस तरीके से ट्रेड करेगा, और हाउ विल इंडिया ट्रेड विद द साउथ अफ्रीका। नाउ यहां पर देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, उस छोटे से पॉइंट को हम लोग समझ लें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। एंड हु इज द करंट हेड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये इसकी करंट हेड हैं और ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहां पर मैं उनका भी नाम लिख देता हूं, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अब देखिए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हर कंट्री का अपना एक अकाउंट होता है, इज लाइक आईएमएफ बास्केट। और हर कंट्री के अपने अकाउंट में किसी भी कंट्री को अपने पूरे अमाउंट रखने होते हैं। अमाउंट को आप इन्हीं 6 करेंसीज में रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अब जब जब कोई कंट्री आईएमएफ के बास्केट में अपना अमाउंट रखती है तो इससे उस कंट्री के इकोनॉमी की एक्सटर्नल पोजीशन का अंदाजा लगता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बेहतर है। अब भारत के केस में भारत ने आईएमएफ बास्केट में जितना भी अमाउंट रखा वो अमाउंट तो ठीक है चलता ही आ रहा है, साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो भी मॉनेटरी हेल्प हो सकती थी वो मॉनेटरी हेल्प भी मिली। एंड अगर हम समझें इसमें एक पॉइंट कि देखिए कोई भी
एनी कंट्री जो भी फॉरेन करेंसी रखती है, किसी भी कंट्री का आईएमएफ के अकाउंट में रखा हुआ टोटल फॉरेन करेंसी एफसीए कहलाता है। इसे कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, फॉरेन करेंसी एसेट्स कहा जाता है किसी भी कंट्री का टोटल फॉरेन करेंसी में अमाउंट जो कि आईएमएफ के अकाउंट में रखा हुआ है। अब देखें, किसी भी कंट्री का, एनी कंट्री, उसका टोटल गोल्ड प्लस फॉरेन करेंसी एसेट्स उसका एसडीआर कहलाता है। एसडीआर का अर्थ होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एसडीआर को हम स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स पढ़ते हैं। किसी भी कंट्री का आईएमएफ के अकाउंट में रखा गया टोटल अमाउंट इज कॉल्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, दैट इज यूएस डॉलर, येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, रेनमिनबी प्लस गोल्ड, सब कुछ मिला करके वो एसडीआर कहलाता है। अब जिस भी कंट्री का एसडीआर आईएमएफ के अकाउंट में रखा हुआ है उसकी कंडीशन को तो डिस्कस किया ही जाएगा, उसकी इकोनॉमी की एक्सटर्नल पोजीशन दिखती है बाय पुटिंग द फंड्स इन द आईएमएफ अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर हम इसको थोड़ा सा और एडवांस करके समझें, एंड द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू ऐड इज कि फ्लोटिंग फॉरेक्स सिस्टम को तो चलाते रहे हम, क्योंकि उस समय पर पूरा विश्व डॉलर, येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग इन्हीं सब कंट्रीज के साथ व्यापार कर रहा था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हुई। लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके चूंकि विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया, जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, तो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में ये पूरा विश्व का बटाव और उसके बाद हालत के थोड़ी सामान्य ना होना, ये इंडिया को एक नई पॉलिसी लेने की ओर प्रेरित किया जिसे कहा जाता है मैनेज्ड फॉरेक्स सिस्टम। और मैनेज्ड फॉरेक्स सिस्टम को अडॉप्ट किया गया 1991 में। उस समय पर पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे एवं फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, LPG, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्विकीकरण। इस पूरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के बाद हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर होने लगे, और बेहतर हालातों में क्या क्या नई नई चीज़ें हुई उन पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले 1991 की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड इन दिस पर्टिकुलर एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, थिंग्स वर वेरी सिंपलर, और उनको बेस किया गया कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज का एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं विच विल बी नोन एज डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब देखिए डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या नया था। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर। किसी भी कंट्री में उसकी यूनिट अमाउंट ऑफ करेंसी से आप जितनी चीजें खरीद पाते हो उस देश की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 100 रुपए लेकर के भारत में या $100 लेकर के अमेरिका में जाएं, तो इन मार्केट्स में हम जितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं ये बताता है कि हमारी कंट्री की परचेजिंग पावर कैसी है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट लेके जाओ और कम चीज़ें खरीद पाओ तो सिंपल है कि परचेजिंग पावर अच्छी नहीं है, परंतु यदि आप कम अमाउंट लेकर जाओ और ज़्यादा चीज़ें खरीद पाओ इसका मतलब होता है कि परचेजिंग पावर डेफिनेटली अच्छी है। नाउ द थिंग इज कि 100 रुपये और $100, अगर मान ले $100 में आप टोटल 20 kg शुगर खरीदते हो अमेरिका में और 100 रुपये में आप 2 किलो शुगर खरीदते हो इंडिया में, तो इससे आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो कि आपकी कंट्री की परचेजिंग पावर वीक है, अमेरिका की परचेजिंग पावर ज़्यादा स्ट्रांग है।
अब इस परचेजिंग पावर से एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसे कहा जाता है पीपीपी। और व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट से? देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट या पीपीपी का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है और इसे हम लोग मार्केट बास्केट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर द सिस्टम वॉज कि देखिए, आपने देखा कि 2 किलो शुगर आप खरीदते हो 100 रुपए में भारतीय मार्केट में, एंड 20 किलो शुगर खरीदते हो आप $100 में अमेरिकी मार्केट में। अगर हम इन दोनों के एक्सचेंज रेट को देखें तो यहां पे एक्चुअली $1 110 रुपए के बराबर है। $1 10 रुपए के बराबर है, ये कंडीशन है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया। नाउ यहां पर आपको यह देखने की जरूरत नहीं है कि आपके रुपये का एक्सचेंज रेट साउथ अफ्रीका की करेंसी रैन से क्या होगा, या आपको यह भी देखने की जरूरत नहीं है कि त्रिनिदाद और टोबैगो के डॉलर से आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा, या आपको यह भी देखने की जरूरत नहीं है कि जिम्बाब्वे के डॉलर से आपका रेट क्या होगा, या आपको यह भी देखने की जरूरत नहीं है कि किसी भी कंट्री, एनी कंट्री से आपका एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है। इससे ट्रेड बहुत ज्यादा आसान हो गया। ट्रेड बिकेम सिंपलर। इससे ट्रेड बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ट्रेड बिकेम सिंपलर, एंड नाउ दिस थिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द परचेजिंग पावर पैरिटी। इसे पीपीपी मॉडल के अंतर्गत लाया गया था। मार्केट बास्केट जिसकी हम चर्चा करते हैं वो मार्केट बास्केट आपको देखने को मिली यहाँ पे। मार्केट बास्केट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हम करेंसी कंपैरिजन करते हैं और करेंसी कंपैरिजन शोज, करेंसी कंपैरिजन के हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि हमारे 1 यूरो के संबंध में हमें कितने रुपए देने हैं। सो दिस होल कॉन्सेप्ट मैनेज्ड फॉरेक्स सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मनमोहन सिंह, द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को बहुत ही सिंपल बनाया बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड द डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम कॉन्सेप्ट। परचेजिंग पावर पैरिटी पर हम लोगों ने चीज़ों को बेस करना शुरू कर दिया। व्हाट नाउ? लेकिन अब क्या है? अब एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। और देखिए, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट कहता क्या है, या क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या बताता है। सबसे पहले याद रखिए, क्रिप्टो का मतलब होता है कॉन्सील्ड, लैटेंट, अरे छुपा हुआ, समथिंग विच इज हिडन, छुपा हुआ या यूं कहेंगे हिडन। और क्रिप्टो करेंसी का मतलब सीधे सीधे समझिए वर्चुअल करेंसी से। चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, उस एग्जांपल का नाम है बिटकॉइन। आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। बिटकॉइन में क्या हुआ एंड बिटकॉइन किस तरीके से फेमस हुआ, बिटकॉइन ने क्या क्या किया, इन सभी पर हम लोग चर्चा करें। तो देखिए, बिटकॉइन जो था, बिटकॉइन की हालत को ठीक ठाक बनाया गया और बिटकॉइन की जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड बढ़ने लगी। सिंस इट वाज अ वर्चुअल करेंसी, तो इसकी डिमांड को बढ़ने के हिसाब से लोग इसे खरीदने लगे और धीरे धीरे इसके रेट भी बढ़ने लगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे ही समझिएगा इसे। अगर मान लें बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी हो और यूनिवर्सल करेंसी के चीज पर इसे अडॉप्ट कर लिया जाए दुनिया में, और अगर दुनिया भर में एक यूनिवर्सल करेंसी के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया, तो देखिए फायदा क्या होगा या चीजें किस तरीके से शामिल होंगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर हम इंडिया में 17 लाख रुपीस में एक बिटकॉइन खरीदते हैं और फ्रांस वाले मान लीजिए 70,000 यूरो खर्च करके एक बिटकॉइन खरीदते हैं, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने 17 लाख दिया है, या फ्रांस को भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने 17,000 दिया है, 70,000 दिया है।
हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि ये एक बिटकॉइन हमारे पास है, और मान लो ऐसे 1 लाख बिटकॉइन इंडिया के पास है और ऐसे ही 1 लाख बिटकॉइन फ्रांस के पास भी हैं। अब ट्रेड करना कितना आसान हो सकता है इस कंडीशन में? अगर मान लें इस वर्चुअल करेंसी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए फ्रांस से जब हमने राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे, और राफेल को खरीदने के साथ ही फ्रांस ने हमें कहा कि देखिए 50,000 बिटकॉइन ट्रांसफ़र कीजिए तुरंत, दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ द राफेल एयरक्राफ्ट। इंडिया ने कहा ओके, इंडिया ने 50,000 उठाए और इनको ट्रांसफ़र कर दिए, ख़त्म। मतलब कि इंडिया की जो मार्केट में इंडियन करेंसी की वैल्यू है उसके हिसाब से बिटकॉइन है, फ्रांस के मार्केट में जो यूरो की वैल्यू है उसके हिसाब से उनका बिटकॉइन है, पर बिटकॉइन तो सेम ही है ना। इसमें हमें एकदम सिंपल ऑब्जेक्ट को समझते हुए ये समझना है कि ट्रेड बिकेम मोर सिंपलर। ठीक है, मोर सिंपल, और इसे सिंपलर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। कहाँ 1921 में हम फंसे हुए थे और करेंसी को लिंक करके देख रहे थे। करेंसी लिंक होने का मतलब कि वहाँ पर हम लोग ये वी वर लुकिंग एट द थिंग कि यार करेंसी जो हमारी वो फिक्स्ड है। और कहाँ 2021 में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, विच करेंसी विल लीड समवेयर और दी अदर, यार चीज़ें और सही हो जाएं या ट्रेड बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो एक तरफ कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस और दूसरी तरफ कितना बेहतरीन कंसेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड के बाद अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और एग्जामिनेशन के कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए, एग्जामिनेशन का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता, जितना आप सोचते हैं लमसम उतना ही रहता है। आगे अब हम लोग डिस्कस करें कि क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट को तो अब चलो आगे विश्व अडॉप्ट करता है या नहीं करता, किस तरीके से ये आगे चीज़ें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती, उन पर तो हम लोग बात की चर्चा करेंगे। बट फिलहाल एक और पॉलिसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एक्ट। उस एक्ट के बारे में हमें चर्चा करनी है, एंड दैट एक्ट इज़ फेरा वर्सेस फेमा। फेरा और फेमा की बात है, आइए इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की जाए और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये भी जान लिया जाए। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था 1973 में और फेमा आया 1999 में। अब फेरा और फेमा में फ़र्क क्या है? सबसे पहले 1999 में फेमा को 1993 की बनी एक कमेटी ने रेकमेंड किया था, जिस कमेटी को हेड कर रहे थे सी रंगराजन साहब। और सून आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसी, रंगराजन साहब को ये काम दे दिया गया था कि आप फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो कि 1973 में आया था, इसको रिव्यू कीजिए। तो सी रंगराजन साहब की कमेटी ने काफ़ी कुछ रिव्यूज़ दिए, एंड आफ्टर रिव्यूइंग एवरीथिंग 1999 में फेरा को हटा करके उसे अबॉलिश करके फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आइए समझते हैं कि क्या क्या सिस्टम्स हैं जो शामिल हैं इसमें। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर 81 सेक्शंस हैं और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर सिर्फ 49। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ना थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज के लिए, मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज के कंजर्वेशन के कंट्रोलर के तौर पे काम करता था। वहीं फेमा की बात करें तो फेमा ने सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन की ही बात नहीं की, बल्कि फैसिलिटेटर बनने की भी बात की और फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट की भी बात की कि इन ट्रांजैक्शन को किस तरीके से और बढ़िया मैनेज किया जा सकता है। आगे बढ़ें तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर के तौर पर काम किया था फेरा ने। अब देखें फेरा के अंतर्गत हुई कोई भी गलती एक क्रिमिनल एक्ट समझी जाती थी। उस क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत अक्यूज्ड यानी जिसके ऊपर आरोप लगा है
उसे इनोसेंस प्रूव करनी होती थी अपनी, यानी उसे ये बताना होता था कि हाँ मेरी गलती नहीं है। वहीं अगर फेमा की बात करें तो फेमा में सिविल एक्ट ला दिया गया, जिसमें प्रोसिक्यूशन यानी जो वकील होता है उसे सामने वाले की गलती सिद्ध करने की बात कही गई। इसके आगे एनआरआई स्टेटस नहीं मिलता था, और ये आईटी एक्ट के हिसाब से कंपैटिबल भी नहीं था फेरा में, जबकि एनआरआई स्टेटस दिया गया फेमा के अंतर्गत। अब जब भी कोई फॉरेन एक्सचेंज में गलती पकड़ी जाती तो उस पर पेनल्टी, और पेनल्टी के साथ साथ प्रोसिक्यूशन भी होता था। फेमा में उसे लिबरलाइज कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी रखी गई, प्रोसिक्यूशन नहीं। फेरा सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का काम करता था फॉरेन एक्सचेंज के, जबकि फेमा ने न सिर्फ रेगुलेशन बल्कि डिस्क्रिशन और परमिशन का भी काम देखना शुरू कर दिया। तो फेमा जो है वो कम आर्टिकल्स को लेकर के और कम सेक्शंस को लेकर के एक ऐसा एक्ट बना जो एक्ट सच में इंडिया के लिए एक वरदान के तौर पर साबित हुआ। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हैज 81 सेक्शंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हैज 49 सेक्शंस। दिस इज द फंडा। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं यहां पे, फेरा वर्सेस फेमा को तो हमने डिस्कस कर लिया। फेरा वर्सेस फेमा के बाद आइए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कॉन्सेप्ट को जान लें, ये भी क्या होता है एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कॉन्सेप्ट के पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी आपको डिस्कस करके बताना चाहता हूँ, वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ये सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, पूरी पेमेंट रिसीव होती है, आपके पास आती है, और जब भी आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट में आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ती है, तो आपकी तरफ से पेमेंट जाती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जिसमें जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतनी ही बेहतर यहाँ पर कंट्री की हालत को समझा जाएगा, और अगर धीरे धीरे कंट्री की हालत बेहतर होती जाती है, एक्सपोर्ट उसका बढ़ता जाता है, इंपोर्ट उसका घटता जाता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मजबूत हो जाते हैं, और रिजर्व्स मजबूत होने पर इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसीज के सामने डेप्रिशिएट हुई है वो अप्रिशिएट हो जाती है। तो अप्रिशिएशन या जो डेप्रिशिएशन है, उस अप्रिशिएशन या डेप्रिशिएशन के कॉन्सेप्ट पर दिस इज अंडरस्टूड। अब देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई मैनेजेस इट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार के बिहाफ में आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, एफईआर कहते हैं इसे, एफईआर को मैनेज करने का काम करता है। अब देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली बात पर वापस आ जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर हम थोड़े से लिबरलाइज्ड एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करें, जिससे कि ट्रेड आसान हो सके। और ट्रेड आसान करने के लिए हमने क्या किया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिबरल किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जनरली पोर्ट्स बनाए जाते हैं, और उन पोर्ट्स में ये SEZ पॉलिसी लगाई जाती है। सबसे पहले एक प्रयोग किया गया था, एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया, और इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी कि EPZ को बनाया गया था, इट वॉज मेड इन 1965। और एक पोर्ट है जिसका नाम है कंडला, ये गुजरात में है। और कंडला पोर्ट गुजरात को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के तौर पे डेवलप किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिसी टेस्टिंग, ये सब कुछ बेहतर तरीके से किया जाए, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा लिबरल हो। कंडला गुजरात के इस पोर्ट को अब तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जाना जाता है, परंतु जब ये बना था तो ये एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी कि EPZ हुआ करता था।
आइए इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझें कि पोर्ट्स को डेवलप करना और डेवलप करके उन्हें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देना। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस शब्द पर फोकस कीजिएगा, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देना। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2000s में, और फिर इसे लागू किया गया था 2006 में, फरवरी 2006 में इसे लागू कर दिया गया था। और फाइनली स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारत में आता है। SEZ में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 100% है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के जरिए ये पूरा डेवलपमेंट 100% है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले चीज देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये भी किया जाता है। दूसरा, इस पर फोकस करने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम किया जाता है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सके, और जो एलिविएशन है वो एलिविएशन भी किया जा सके अनएम्प्लॉयमेंट का। जैसे पॉवर्टी एलिविएशन किया जाता है, गरीबी उन्मूलन, वैसे ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट का एलिविएशन किया जाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी शामिल किया गया, तो एक एक्सपेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म स्ट्रेटजी को भी लागू किया गया। एंड अंडर दिस एक्सपेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म स्ट्रेटजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, और इसके अंतर्गत हर साल बजट में फंड्स भी एलोकेट किए जाते हैं। पॉलिसी टेस्टिंग ये भी एक शानदार तरीका था। इस पे जो सैंड बॉक्सेस हैं, सैंड बॉक्सेस के माध्यम से नए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने की बात कही गई। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, ये भारत के पोर्ट्स को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करने का कॉन्सेप्ट है, जिससे व्यापार और ज़्यादा सुगम और आसान हो सके। एंड ऐसे में भारत की जो ग्रोथ है दैट इज़ गोइंग टू बी डबल्ड और ट्रिपल्ड। ये डबल्ड और ट्रिपल्ड होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम जो व्यापार होता है वो व्यापार होता है थ्रू सी रूट। वो सी रूट के थ्रू ही व्यापार होता है, और सी रूट को बेहतर तरीके से अगर कोई कंट्री यूज करे तो इट कैन बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कंसेप्ट को तो हमने पढ़ लिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कंसेप्ट के बाद सबसे पहले पहला MCQ करते हैं, वो ये कि मार्केट इन विच करेंसीज बाय एंड सेल एंड देयर प्राइस सेटल ऑन इज कॉल्ड। वह बाज़ार जिसमें मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं एवं उनकी कीमतें तय होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट तो एक ऐसा मार्केट है जहां पर बॉन्ड का यानी डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है। फिर इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, यहां पर आप जानते हो डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपका सही आंसर है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है, या ये जो फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पे करेंसी का ट्रेड किया जाता है। मतलब करेंसीज बाय एंड सेल देयर प्राइसेस एंड दे ऑल्सो सेटल देयर प्राइसेस। इसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहिए या इसे फॉरेक्स मार्केट कहिए, बात सेम ही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कॉल्ड। निर्यात और आयात के बारे में सरकार की नीति को कहा जाता है। अब देखिए, कमर्शियल पॉलिसी इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और कॉमर्स के अलावा पूरी वाणिज्यिक नीतियां कि किस तरीके से वाणिज्य में यानी कि व्यापार में किस तरीके से बढ़ावा किया जाएगा। फिस्कल पॉलिसी ये रिलेटेड है आपके राजस्व से, यानी कि जो भी फंड्स टैक्स के थ्रू आते हैं वो टैक्सेस के थ्रू क्या क्या चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये मार्केट में मनी फ्लो से रिलेटेड है, ये मौद्रिक नीति कहलाती हैं।
अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की बात करें तो इसे कहते हैं निर्यात आयात नीति। और निर्यात आयात नीति, इसके माध्यम से हम लोग एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को डिफाइन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ये सरकार की पॉलिसी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विच राउंड ऑफ डिस्कशन रिप्लेस्ड द GATT बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है कि जनरल अग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था GATT, जो विश्व में कंट्रीज के बीच में टैरिफ्स एंड ट्रेड को रेगुलेट करता था और साथ ही साथ जितने भी ट्रेड रूल्स हैं उन्हें बनाता भी था। GATT की एफिशिएंसी के बारे में जब चर्चाएं होने लगीं तो फाइनली एक डिस्कशन हुआ जिसे कहा जाता है उरुग्वे राउंड ऑफ डिस्कशन। और आफ्टर द उरुग्वे राउंड ऑफ डिस्कशन माराकेश एग्रीमेंट किया गया। एंड माराकेश एग्रीमेंट करने के बाद फाइनली इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। WTO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को एवं इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। If a country is having more exports than imports in value terms, it can be said that the country is having। यदि किसी देश को मूल्य के संदर्भ में आयात की तुलना में अधिक निर्यात हो रहा हो तो क्या कहा जा सकता है कि देश है। डेफिसिट अंडर BOP, डेफिसिट अंडर BOT, सरप्लस अंडर BOT या सरप्लस अंडर BOP। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें। सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शामिल करते हैं। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। भारत के केस में तो ये निगेटिव है क्योंकि भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम। वहीं जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड तो है ही, ये इसका एक अंग है ही, परंतु इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं जब भी कोई कंट्री के अंदर जाकर आपके देश की कोई भी कंपनी वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो और लिस्ट होने के बाद वहाँ से फंड्स लेकर के आए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स से लाया गया फंड थ्रू इक्विटी, तो इसे भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में तो ऑलरेडी कहा गया है कि इफ़ अ कंट्री इज हैविंग मोर एक्सपोर्ट्स दैन इंपोर्ट्स, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है, तो ये क्या कहेगा? इसे यही कहा जाएगा ना कि इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस है। अगर इसका इंपोर्ट ज़्यादा होता तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इसका डेफिसिट होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो यहाँ पे बात ही नहीं की जा सकी क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारी और भी चीज़ें शामिल होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शामिल नहीं करते। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी नंबर 3, दैट इज कॉल्ड सरप्लस अंडर BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाता लेन देन नहीं है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। और कैपिटल अकाउंट में क्या? फंड्स बाय
फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब देखिए इस कंसेप्ट को समझिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज और यहाँ पे फंड्स बाई फॉरेन इन्वेस्टर्स। इंपोर्ट पेएबल्स ये करंट अकाउंट से ही हो जाएगा, एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स ये भी करंट अकाउंट से ही हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड पे। इंश्योरेंस बिकॉज एक सर्विस है इसलिए ये करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन ही है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को अगर रख दिया जाए तो भी ये करंट अकाउंट में ही आएगा। बट द थिंग इज डिविडेंड, ये जो चौथा ऑप्शन है ना, ये फोर्थ ऑप्शन डिविडेंड, दिस इज समथिंग दैट इज ब्रॉट अंडर दिस फंड्स रेज्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी फंड्स इशू किए जाते हैं। और बाय द वे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्विटी फंड्स के ऊपर जो शेयर प्रॉफिट होता है उस शेयर प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का और वो 120 रुपए का हो गया और आपने उसे बेच दिया, तो ये जो 20 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया है दैट इज गोइंग टू बी डिविडेंड। तो ये डिविडेंड चालू खाता का लेन देन नहीं है, ये पूंजी खाता का लेन देन है, कैपिटल अकाउंट का लेन देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एन एप्रिसिएशन ऑफ द रूपी रिलेटिव टू द यूएस डॉलर वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष रुपए की सराहना से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ने की उम्मीद होगी? और इसका सही उत्तर है कि यूएस के इंडिया में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सरप्लस भी क्रिएट होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आज $1 की वैल्यू है 77 रुपीज़। ओके, मतलब कि आपको अपनी जेब से 77 रुपये खर्च करने पड़ते हैं तब जाकर के आप $1 की कोई भी चीज़ खरीद पाते हो। अब अगर मान लो यहां पर $1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू हो जाए 50, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आपको 77 की जगह अब 50 रुपीज़ देने हैं, यानी कि 27 रुपीज़ आपके साथ बच रहे हैं। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहो आप मंगाना शुरू कर दोगे। इससे एक ऐसी वैल्यूएशन क्रिएट होती है जिस वैल्यूएशन पे एक्चुअली यू कैन इंक्रीज द डिमांड एंड सो दैट द सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ ही साथ जब देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से चीज़ों को मंगाना शुरू करेंगे तो चीज़ों को मंगवा करके आप यहाँ पर यूज़ में भी ला सकते हैं एंड दैट टू इज़ नॉट गोइंग टू बी टू एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होने वाली। तो यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस का एक्सपोर्ट इंडिया के लिए बढ़ जाएगा। आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर। Now, the next question is, consider the following statements and identify the right ones. India adopted LERMS, Liberalized Exchange Rate Management System in 1992. In 1993, dual exchange rate system was replaced by a unified floating exchange rate. Yes, of course, ये दोनों ही सही हैं। नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आप देख सकते हो, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम वाज अ डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम in which 40% of forex earnings were converted at official exchange rate and 60% of foreign earnings were converted through market determined exchange rate. ये पूरा कंसेप्ट था LERMS, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर जब भी हम जुड़ते हैं बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। आज फॉरेन ट्रेड का पार्ट 2 हमने कवर किया। नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू कवर अबाउट दी बजट, हम बजट को कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।